नमस्ते। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्निंग फिजिक्स चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएं। हेलो दोस्तों, आई एम मनीष। वेलकम टू लर्निंग फिजिक्स। आज की इस क्लास में हम लोग जिन टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशंस एंड 3 डायमेंशंस, और इस पे बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या है। अगर हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कंसिडर करें, यानी 3 एक्सिस हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको आई कैप से रिप्रेजेंट किया, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये तीनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। तो आइए हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक वेक्टर है वेक्टर ए, और इस वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर पी के अलोंग फाइंड करना है। सपोज दिस वेक्टर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा विद वेक्टर पी। अब ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वेक्टर P पे। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये मान ले कि B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो O से B का जो लेंथ होगा ये वेक्टर A का कंपोनेंट होगा अलोंग वेक्टर P। एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, ये जो वेक्टर है वेक्टर OA, इसका कंपोनेंट क्या होगा, ये लेंथ OB, यानी हेड से पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वेक्टर P पर, और उसका जो फुट है उसका लेंथ इस पॉइंट O से, ये लेंथ कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। ध्यान रखना है कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अब ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल में हम लोग cos अल्फा यूज करते हैं। तो cos अल्फा हो जाएगा ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी OB ओवर OA, और ये लेंथ कितना होगा, A के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो cos अल्फा इक्वल्स टू OB ओवर A, दैट मीन्स OB इज A cos अल्फा। अब मान लो कि वेक्टर A का कंपोनेंट किसी और वेक्टर के अलावा हमें फाइंड करना है। जैसे ये एक वेक्टर Q कंसीडर कर लें और ये एंगल बीटा है। अब अगर इसी वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना है वेक्टर Q के अलोंग, तो इस पॉइंट से यानी कि वेक्टर A के हेड से इस वेक्टर पे यानी वेक्टर Q पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और वो परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा। अब ये पॉइंट अगर C मान लें तो फिर से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल OAC। इस ट्रायंगल में ये जो लेंथ है लेंथ OC, ये होगा वेक्टर A का कंपोनेंट अलोंग वेक्टर Q। यानी जैसा हमने यहां पर किया है, अगर सेम कॉन्सेप्ट यहां यूज करें तो ऐसे लिख सकते हैं cos बीटा इज इक्वल्स टू OC अपॉन OA। और जैसा कि हमने पहले लिखा है OA क्या है, A के इक्वल, यानी OC को आप A cos बीटा लिख सकते हो। तो अब यहां पर वेक्टर A वेक्टर P के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट वेक्टर P के अलोंग क्या है, A cos अल्फा। इसी तरह से ये वेक्टर वेक्टर Q के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और इसका कंपोनेंट वेक्टर Q के अलोंग A cos बीटा के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर ये किसी तीसरे वेक्टर के साथ गामा एंगल बनाए तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, A cos गामा। अब अगला टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर अलोंग 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी एक वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना। जैसा इससे पहले हमने कंपोनेंट निकालना सीख लिया है, अब उसको 2 परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट फाइंड करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर एक वेक्टर है वेक्टर A, इसका कंपोनेंट हमें फाइंड करना है x एक्सिस के अलोंग, और इसी का कंपोनेंट फाइंड करना है y एक्सिस के अलोंग। तो अब अगर मान लें ये एंगल थीटा है, इस पॉइंट को A कंसिडर कर लें, और A से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लें ये पॉइंट B, तो OB क्या होगा, वेक्टर A का कंपोनेंट होगा x एक्सिस के अलोंग। ऐसे ही
अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें y एक्सिस पे, पॉइंट A से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पॉइंट को C नाम दे देते हैं, तो O से C का जो लेंथ होगा ये वेक्टर A का कंपोनेंट होगा अलोंग y एक्सिस। अब अगर ये एंगल थीटा है तो OB को हम लोग A cos थीटा लिख सकते हैं, जैसा कि इससे पहले हमने डराइव किया था। या आप ऐसे लिख लो cos थीटा इज इक्वल्स टू OB अपॉन OA, और OA क्या है, ये A के इक्वल है, तो यहाँ से OB को A cos थीटा लिख सकते हैं। यानी कि वेक्टर A का कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग क्या है, A cos थीटा, इसको हम लोग AX से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे ही इसका एक कंपोनेंट होगा y एक्सिस के अलोंग और इसको AY से डिनोट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर इसी ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा ले लें, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाय OA, यानी कि AB डिवाइडेड बाय E। तो AB का जो लेंथ होगा ये A साइन थीटा के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि ये AB या OC दोनों तो इक्वल है, यानी कि वेक्टर A का अलोंग y एक्सिस के अलोंग वो A साइन थीटा होगा। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं AX इज इक्वल्स टू A cos थीटा एंड AY इज इक्वल्स टू A sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब वेक्टर A को हमने दो अलग अलग कंपोनेंट्स में तो रिजॉल्व कर लिया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। अब अगर हम लोग ट्राइंगल लॉ यूज करें तो वेक्टर OB प्लस वेक्टर BA, इसको वेक्टर OA भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि वेक्टर OB को हम लोग लेंथ AX इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसका लेंथ चाहिए और उसके डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यहाँ पर x एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर की ज़रूरत होगी और y एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर की ज़रूरत होगी। तो हम ऐसा मानते हैं कि x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो i कैप है, या i से रिप्रेजेंट करते हैं, और y एक्सिस के अलोंग j कैप से। तो यहाँ यूनिट वेक्टर ये i कैप और y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर j कैप माना है। इनको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी कहते हैं। x एक्सिस के अलोंग i कैप, y एक्सिस के अलोंग j कैप और z एक्सिस के अलोंग k कैप, यानी i कैप, j कैप, k कैप, ये सब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं। तो अब वेक्टर OB को AX इंटू आई कैप लिख सकते हैं, और ऐसे ही वेक्टर OC या वेक्टर BA दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों का लेंथ इक्वल है और दोनों का डायरेक्शन भी हम लोग सेम लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा AY इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, यानी कि j कैप, ऐसे लिख दिया। अब ट्राइंगल लॉ यूज करें तो वेक्टर OA को वेक्टर OB प्लस वेक्टर BA लिख सकते हैं। तो वेक्टर OA को हमने ट्राइंगल लॉ से लिखा है, वेक्टर OA इक्वल्स टू वेक्टर OB प्लस वेक्टर BA। वेक्टर OB को क्या लिख सकते हैं, AX i कैप, और वेक्टर BA को वेक्टर OC यानी कि AY j कैप, उसकी वैल्यू लिखते हैं। और वेक्टर OA को हम लोग सिंपली वेक्टर A भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक रिजल्ट आएगा वेक्टर A इक्वल्स टू AX i कैप प्लस AY j कैप। अब अगर लेंथ को कंसिडर करें, ये लेंथ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो OA का स्क्वायर ये OB के स्क्वायर और BA के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करें तो सिंपल, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, A स्क्वायर इक्वल्स टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। आप चाहो तो इसकी वैल्यूज भी पुट करके चेक कर सकते हो। AX क्या है, A cos थीटा, और AY क्या है, A sin थीटा। तो अगर इसको स्क्वायर करें तो आएगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा,
और दूसरे वाले टर्म को स्क्वायर करें तो आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर दोनों टर्म में से ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम 1 हो जाएगा, यानी रिजल्ट ए स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी हम लोग उस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं या पाइथागोरस थ्योरम से भी ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि ये जो ए होगा इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, या आप इसको मेजरमेंट ऑफ वेक्टर ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये एंगल थीटा के लिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। अब एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर and its component along y-axis if component along x-axis is 10। यानी पहले तो हम लोग ऐसे x-axis और y-axis ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ एक वेक्टर है, इसको कुछ नाम दे दें वेक्टर a। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसका कंपोनेंट x-axis के अलाउंग 10 है, यानी ये लेंथ 10 यूनिट दिया है। हम लोग इस एंगल को यहाँ पर 60 डिग्री लिख सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है ये 60 डिग्री, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो अब इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है, एक तो ये एंगल, दूसरा ये कंपोनेंट गिवन है। हमें इसका लेंथ चाहिए और ये वाला लेंथ, या कह लो ये जो कंपोनेंट है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वो फाइंड करना है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ए कॉस 60 इक्वल्स टू ए एक्स। यहाँ पर एक्स कंपोनेंट है ए एक्स, जिसको हम लोग 10 लिख देते हैं, और x कंपोनेंट क्या होता है a cos थीटा। यहाँ x एक्सिस के साथ 60 डिग्री बन रहा है ना, तो यहाँ पर 60 डिग्री लिख दिया, और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, यानी a 20 के इक्वल हो जाएगा। तो एक रिजल्ट हमारे पास आ गया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये वाला आंसर हमारे पास आ गया। अब क्या फाइंड करना है, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि ये लेंथ, इसको ए वाई से डिनोट कर दें। तो ए वाई क्या हो जाएगा, ए साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, और ए यहां पर हमने 20 कैलकुलेट किया ऑलरेडी। तो 20 इंटू √3/2, ये 10√3 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 40 न्यूटन, फाइंड एंगल थीटा। हमें एंगल थीटा फाइंड करना है, इसके एक कंपोनेंट गिवन है और फोर्स का मेजरमेंट भी गिवन है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो एंगल लिखा है ये वर्टिकल के साथ है, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। ये 40 है, ये 50 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 50 cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये 40 के इक्वल होगा। यहाँ ये ध्यान रखना है कि बच्चे कई बार यहाँ बिल्कुल छोटे छोटे मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे ये एंगल वर्टिकल के साथ दिया है, तो अगर इसका कंपोनेंट हमें वाई एक्सिस के अलोंग चाहिए तो 50 cos थीटा होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग 50 cos 90 माइनस थीटा, यानी 50 sin थीटा होगा। ठीक है, कई बार हम लोग ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं रखते, सिर्फ इतना ही समझते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग cos थीटा लेना है और वाई एक्सिस के अलोंग sin थीटा लेना है, जो गलत है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एंगल किसके साथ गिवन है। जब ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ थीटा गिवन होगा तभी एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसको cos थीटा लिखेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग sin थीटा।
इस कंडीशन में उल्टा हो रहा है, जो x कंपोनेंट है वो क्या है 50 साइन थीटा, तो ध्यान रखना है। अब साइन थीटा 4/5 है, तो थीटा को हम लोग साइन इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं और इसको 53 डिग्री भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अब नेक्स्ट है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, यानी एक वेक्टर को अब हम लोग x, y और z तीनों एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस मान लिया, और ये है वेक्टर a, o से a तक ये वेक्टर a है। अब वेक्टर a का कंपोनेंट हमें फाइंड करना है x एक्सिस के अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग और z एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर है ऐसे हमने एक क्यूबॉइड जैसा बना दिया है। अब मान लें कि ये x एक्सिस के साथ इधर अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है ये बीटा है, और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। यहाँ से O से B तक का जो लेंथ होगा ये इसका y कंपोनेंट होगा, यानी AY से इसको डिनोट कर देते हैं। तो अब इस वेक्टर का कंपोनेंट x एक्सिस के अलॉन्ग ax होगा, यानी यहाँ से ये वाला लेंथ ax के इक्वल होगा, और ये लेंथ दोनों इक्वल है, इसको भी ax लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर कंपोनेंट हमें z एक्सिस के अलॉन्ग लिखना है तो वो कंपोनेंट az हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ az, ये लेंथ भी az, ये लेंथ भी az और ये लेंथ भी az, तो इसको हम लोग az से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट हो गया ax, y एक्सिस के अलॉन्ग ay और z एक्सिस के अलॉन्ग az। ax को हम लोग a cos अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि ये x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और y एक्सिस के साथ बीटा एंगल है, तो ay क्या हो जाएगा a cos बीटा, और z एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको a cos गामा लिख सकते हैं, क्योंकि ये z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो ऐसे है कुछ इस फॉर्म में है वेक्टर a, इसके साथ ये वाला एंगल इधर अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है। 3 डायमेंशनल फिगर है, यहाँ इसको 2 डायमेंशन में हमने ड्रॉ किया है। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो उसका कंपोनेंट a cos अल्फा है, y एक्सिस के अलॉन्ग cos बीटा और z एक्सिस के अलॉन्ग cos गामा में लिखेंगे, ठीक है। अब वेक्टर OB प्लस वेक्टर BC को वेक्टर OC लिख सकते हैं, और वेक्टर OC प्लस वेक्टर CA को वेक्टर OA लिख सकते हैं। पहले हम लोग यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर देते हैं, x एक्सिस के अलॉन्ग i कैप, y एक्सिस के अलॉन्ग j कैप और z एक्सिस के अलॉन्ग k कैप से। तो जो यूनिट वेक्टर्स हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग x एक्सिस क्या है i कैप, अलॉन्ग y एक्सिस j कैप और अलॉन्ग z एक्सिस k कैप। अब वेक्टर OB को हम लोग ay j कैप लिख सकते हैं, क्योंकि ये y एक्सिस के अलॉन्ग है। ऐसे ही वेक्टर BC को ax i कैप लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर BC ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो जो यूनिट वेक्टर होगा BC के अलॉन्ग वो i कैप ही होगा, और इसका लेंथ क्या है ax, तो इस वेक्टर को हमने ax i कैप लिख दिया। ऐसे ही वेक्टर CA ये az इंटू k कैप लिख सकते हैं। अब यहाँ हमें ट्राइंगल लॉ यूज करना है, वेक्टर OB प्लस वेक्टर BC, OB प्लस BC, इसको वेक्टर OC लिख सकते हैं ना। वेक्टर OC इज इक्वल्स टू वेक्टर OB प्लस वेक्टर BC, और वेक्टर OA को वेक्टर OC प्लस वेक्टर CA लिख सकते हैं। अब OC को ऐसे यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं।
तो वेक्टर ओ ए क्या है, वेक्टर ए के बराबर है, इसको लिख दें वेक्टर ए। और वेक्टर ओ बी वो ए वाई जे कैप है। वेक्टर बी सी ए एक्स आई कैप और वेक्टर सी ए जेड के कैप। अब हम लोग आई कैप वाले टर्म को पहले लिख देते हैं, तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यहाँ ट्राइंगल ओ बी सी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यानी कि ओ सी स्क्वायर को ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। और ऐसे ही ये ट्राइंगल ओ ए सी ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, ये जो एक्स वाई का एक ऐसा प्लेन है, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है ये जेड एक्सिस के अलावा, तो ये वाला इस पे परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। अब ओ सी स्क्वायर को ये लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वैल्यू बस हमें लिख देना, ये ए स्क्वायर, यहाँ ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। अब ओ बी क्या है, ए वाई, तो ये ए वाई स्क्वायर, बी सी ए एक्स है, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, और सी ए जेड है, तो ये ए जेड स्क्वायर। यानी अगर हम लोग इसका लेंथ लिख दें, यहाँ स्क्वायर है, ये इस तरफ स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, और यहाँ सिर्फ ए बचेगा जिसको हमने मॉड में डाल दिया, मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब इसमें अगर ए एक्स वाले टर्म को पहले लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये एक और रिजल्ट आ गया। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर ए एक्स, ए वाई और ए जेड ये इनके कंपोनेंट्स हैं जिनको हम लोग डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। अब हम लोग ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और ए एक्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, यानी ए कॉस एल्फा। तो अब इसको ए कॉस एल्फा लिखेंगे, इसको ए कॉस बीटा और ए जेड को ए कॉस गामा। तो ये ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, क्योंकि ए एक्स को हमने ए कॉस एल्फा लिखा। फिर इसको ए कॉस बीटा, और इस पूरे पर जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ऐसे ही ये थर्ड टर्म हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। अब इन तीनों टर्म में ए स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले, इस ए स्क्वायर से वो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा आएगा 1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला हमें मिल गया। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो कॉस एल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है, इनको डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। कॉस एल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। और ए एक्स, ए वाई, ए जेड हमने पहले ही बताया, ये डायरेक्शन रेशियो है। अब अगर इसी वेक्टर के अलावा हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, उसको हम लोग ऐसे ए कैप से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए।
तो फॉर्मूला क्या है यूनिट वेक्टर का, वेक्टर ए ओवर मॉड ऑफ वेक्टर ए। दोनों हमें पता है, बस वैल्यूज़ को पुट कर देना है। यानी यूनिट वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग फॉर्मूले के तौर पर यूज़ करते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में एक वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। यानी ये जो वेक्टर दिया है पहले इसका हमें लेंथ फाइंड करना है, फिर उसी के अलोंग एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो वेक्टर ए का लेंथ हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट यानी कि 2 स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट यानी 2, फिर से इसका स्क्वायर लेंगे और जेड कंपोनेंट -1 है, इसका स्क्वायर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ऐसा लिखा। तो ये 4, ये भी 4 और ये 1, टोटल 9 हो जाएंगे और 9 का स्क्वायर रूट 3। तो लेंथ हमें मिल गया। अब हमें यूनिट वेक्टर चाहिए अलोंग वेक्टर ए। तो इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, दैट मीन्स 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय 3। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3i कैप प्लस 2/3j कैप माइनस 1/3 k कैप। अब अगर हम लोग इसका मेजरमेंट निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जिस तरह से एक प्लेयर मैच खेलने से पहले बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही आपको इन कंसेप्ट्स के लिए बार बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और अगर कोई डाउट्स रह रहे हैं आपके तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइए, हम अपने अपकमिंग वीडियोज़ में उनको सॉल्व करेंगे।